Hi, my name is Amit Agrawal, and I am the co-founder and president of Empower the Blind. Right now, we are in Ahmedabad, Gujarat, in India, and we have the rare opportunity to interview Sagar Bhai over here, who is, a good friend of ours who we've known for a long time, and we're here to just ask him about his life, and learn from him. So, hi Sagar Bhai, कैसे हो? बस बढ़िया हूँ। तो सागर भाई, आप 100% ब्लाइंड हो ना? आपको तो कुछ नहीं दिखता? नहीं, बिल्कुल नहीं, टोटली ब्लाइंड, 100% ब्लाइंड। ठीक, और आप ब्लाइंड हुए कैसे? मैं आफ्टर 11 ईयर्स के बाद मेरी सडनली आई साइट मतलब ड्यू टू क्या नाम ऑप्टिक नर्व ड्राइव होने के कारण से। तो आप हमेशा ब्लाइंड नहीं थे? नहीं, मैं 11 साल के पहले तो मेरा बिल्कुल नॉर्मल था, मैं नॉर्मल स्कूल में पढ़ता था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी 11 साल से पहले। और आपकी ब्लाइंडनेस वो थोड़ी कम होती गई? हाँ, थोड़ी कम होती गई, क्योंकि आरपी और आईडी डिजीज के बारे में तो आप जानते हो कि आरपी और आईडी डिजीज जब होती है और ऑप्टिक नर्व जब ड्राइव होती है तो उसमें धीरे धीरे ग्रेजुअली रोशनी चली जाती है। अगर उस समय कोई डॉक्टर को अच्छे मिल जाए तो थोड़ा मतलब बचने का चांस होता है। तो आपका चांस था बचने का? हाँ, बचने का चांस था, डेट टाइम मेरा कंडीशन नहीं था कि मैं किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा सकूँ। तो क्योंकि आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं, रिसोर्सेज नहीं थे, क्योंकि मैं फादर मतलब हम लोग बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए आप पूरी ज़िंदगी ब्लाइंड हो गए? जी। तो थोड़ा सा और बताइए अपनी ज़िंदगी के बारे में। आपको वो जब ब्लाइंड हुए थे तो कैसा लगा था? आप वो जब ग्रो अप कर रहे थे तो कैसा था? और क्या एक्चुअली आनंद, जब मैं ब्लाइंड हुआ उसके बाद मैं बहुत नर्वस हो गया। नर्वस इसलिए हो गया कि 11 साल तक अगर आप देखते हो सडनली आप 1 महीने के अंदर ब्लाइंड होते हो तो आप बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल नर्वस हो जाओगे। आपको यही इच्छा होगी कि मैं क्या करूँ, क्योंकि आपको तो ब्लाइंड के बारे में कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हुई है, तो उसमें आदमी नर्वस हो जाता है। तो फिर मेरे को कोई, तो मैं विलेज में रहता था, विलेज में तो उतने क्या नाम है रिसोर्सेस होते नहीं थे कि कोई मेरे को मैसेज मिले कि हाँ कोई ब्लाइंड स्कूल है कि नहीं है। तो ऐसे न्यूज़ सुनते एक बार ब्लाइंड शब्द आया, तो मैंने किसी से पूछा कि ब्लाइंड व्हाट इज ए मीन्स ऑफ ब्लाइंड। तो उन्होंने बोला कि ब्लाइंड ही जैसे आप ब्लाइंड हो गए हो इस तरह से बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता है। फिर उन्होंने मेरे को गाइड किया, फिर मैं ब्लाइंड स्कूल में क्या नाम है 10th 12th तक मैंने ब्लाइंड स्कूल में किया। उसके बाद मैं अहमदाबाद में आकर फिजियोथेरापी कोर्स किया। तो ये ब्लाइंड स्कूल ये गवर्नमेंट स्कूल था ना? हाँ, गवर्नमेंट स्कूल था। जैसे 10th जो था वो गवर्नमेंट था, 12th जो मैंने प्राइवेट से किया ना, क्योंकि उस समय मैंने 99 की बात, वो 95 की बात है। उस समय ब्लाइंड स्कूल बहुत कम हुआ करते थे, क्योंकि इंडिया उतनी ग्रो नहीं की थी कि 12th तक उनको जो गवर्नमेंट रहती थी अगर 11th 12th करना होता था तो नॉर्मल स्कूल में वो मतलब नॉर्मल बच्चों के साथ प्राइवेट फॉर्म भर के करने पड़ते थे। और आप बोल रहे थे कि गवर्नमेंट स्कूल के बाद आपने 11th-12th में कोई नॉर्मल में किया। जी, नॉर्मल में मुझे प्रॉब्लम आई आना, क्योंकि क्या होता था प्रोफेसर आते थे वो लेक्चर देकर चले जाते, तो हमारे पास क्या होता है एक बार सुनने से तो याद नहीं होता है। हाँ। और लेक्चर को जितना आप विजुअली किसी चीज़ को आप मैंने कैचअप करोगे उतना हम जो है मैंने सुन के थोड़ा कैचअप करना मुश्किल होता है, क्योंकि फिगर से आप जो है बहुत अच्छे से समझ जाओगे, और वही चीज़ अगर हमको बता के बताओगे तो समझ में आएगा। तो प्रॉब्लम तो बहुत आई, लेकिन मैंने बहुत कोशिश किया। फिर उसके बाद जो है मतलब कोशिश कर करके फिर जैसे कि बुक लिया, आपसे बोला आनंद भाई थोड़ा रीड कर दो, तो आपने रीड कर दिया। एक बार नहीं समझ में, फिर दोबारा आपसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ जरा एक बार ये बुक पढ़ दीजिए। पर बहुत डिफिकल्ट तो होता है, इसलिए वो ब्लाइंड स्कूल की तो ज़रूरत होती है ना? बहुत ज़रूरत होती है ना, बहुत ज़रूरत होती है। और उसके बाद उस समय ऑडियो कैसेट की सीरीज़ की होती थी, CD नहीं हुआ करते थे, ना DVD नहीं होते थे। मैं 1994 और 5 की बात बता रहा हूँ। उस समय DVD और CD नहीं हुआ करते थे। ओह वाह, तो और भी मुश्किल था? बहुत मुश्किल था। वो आपने ऑडियो कैसेट देखी होगी जो वो टेप में डाल के चलाते हैं, जिसमें वो तो उसी में रिकॉर्डिंग करके हम लोग को लेक्चर सुनते थे। Now that we've had our interview with Sagar Bhai, we're going to talk about our next donation. So we're going to be donating to Sagar Bhai in order to help him buy a house. So let's get some information on that. तो सागर भाई, आपके लिए हम घर बसाने में थोड़ी मदद कर रहे हैं जी। तो ये घर आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? सर वो क्या नाम है सर, इसलिए लेना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए मैं मैरिज लाइफ जीता हूँ। हाँ। तो मेरा एक बच्चा है 11 साल का। सिंगल रूम में बहुत मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली ये भी सिंगल रूम का है, लेकिन इसमें हमको थोड़ा सा डाइनिंग हॉल जैसा मिल जाता है। तो एक उसमें एक बेड पड़ जाएगा और एक सेपरेट रूम हो जाता है। तो सेपरेट रूम से क्या होता है कि बच्चा आगे बढ़ेगा तो उससे हम थोड़ा सा आगे जो है बच्चे के पढ़ाई लिखाई के लिए हम थोड़ा मतलब हमको ये ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई कि यानी कि लाइफ हमारी बहुत सुधर जाएगी, इसलिए हमको लेना जरूरी है। और आपने अपने माँ बाप के लिए ऑलरेडी एक घर? हाँ, मैंने वो ऑलरेडी करके रखा जी। हाँ, क्योंकि एक ही घर में 2-3 लोग रह के फिर बच्चे को थोड़ा सा वो पढ़ने का माहौल नहीं मिल पाता, बस इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वो यानी कि आने तो वो
6.5 लाख का मकान है, जिसमें कि गवर्नमेंट ने हमको 3 लाख रुपये सब्सिडी दिया है। 3 लाख रुपए का मुझे अरेंजमेंट करना है, जिसमें कि हमने कुछ कर लिया है, कुछ हमको ज़रूरत है। तो बस थोड़ी सी ज़रूरत है, वो उसके बाद पैसा आने के बाद तो पूरा हाउस आप हाँ, पूरा हो जाएगा। मतलब वो हमको हाफ एंड 1 आवर के बाद हमको मिलेगा। उसका पेपर भी हमारे पास है, गुजराती में है, तो बोलिए मैं उसको दूँ। AMC करके है, अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, वही जो है वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रही है। ठीक है, थैंक यू। अब मकान देखते हैं, let's go see the house. And now we are on our way to Sagar Bhai's first apartments. So we're in a rickshaw right now, we're driving there. It's been about 15 to 20 minutes since we started our journey. And these are all government housing, huh? Government. So as we can see, it's not as beautiful as it could be. It's very crowded. There's a tons of apartments here, but they seem pretty small. So this is where Sagar Bhai lives right now. आनंद बैठ। Nice ये to है meet you. हाँ? यही मेरा छोटा सा कुटिया है आनंद। So as you can see, it's very small. It's a one-room apartment. हाँ, And then, अभी जो मैं ले रहा हूँ इससे थोड़ा बड़ा है, इसीलिए मुझे, क्योंकि इसमें एक ही रूम में आनंद बच्चा कैसे पढ़ेगा, आप देखो कैसे पढ़ सकता है। यहाँ पे तो डेस्क भी नहीं है पढ़ने कुछ के लिए। नहीं है, इसीलिए तो 5th में गया है, इसीलिए मुझे दूसरा मकान लेने चाहे हुए नहीं पियेंगे लोग। हाँ, बस ऐसे ही देखने आए थे तो यहाँ 3 लोग रहते हैं ना? हाँ, मेरा बच्चा अभी तो स्कूल गया है, वो ट्यूशन गया है, अभी आएगा। तो ये मेरी मिसेज है। हेलो। तो ये एक बिस्तर है यहाँ पर। We have one bed over here. We have उधर किचन है बस। you have this little kitchen right over here and one bathroom, and 3 people live here. So it's just a one-room apartment with all the clothes hanging by. Thank you, Sagar Bhai. ये तो देखने में बहुत अच्छा लगा कि आपने दिखाया हमको। So back in the rickshaw for our ride to the new apartment. Alright, so we're about to start our journey again. View of all the government housing. तो यहाँ पर इसे गवर्नमेंट हाउसिंग है, तो यहाँ पर ब्लाइंड लोग रहते हैं कि नहीं, सब नॉर्मल रहते हैं। ये तो मैंने परचेज किया। ब्लाइंड लोग तो ज़्यादातर मोस्ट प्रोबेबली ब्लाइंड स्कूल में ही रहते हैं। हाँ, तो ये जो गरीब हैं और ऐसा हाँ, जी, मतलब वो जिसको मतलब वो अपार वो फ्लैट्स नहीं ले सकते हैं, तो ऐसे मतलब छोटे में अपना काम चलाते हैं। ठीक है, अच्छा। अब फिर भी मैंने कभी किसी को नहीं बोला है आनंद, मैं इस मकान में खुश हूँ। लेकिन मेरे को अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि आपने देखा कि बस कोई डेस्क नहीं है, कुछ नहीं है, तो बच्चा मेरा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, लिटिल फ्लावर स्कूल में, और ये सोसाइटी बहुत लो क्लास की है। तो बच्चा अगर थोड़ा हाई क्लास में अगर पढ़ता है तो फिर उसको उस हिसाब से थोड़ी सी वो लाइट देनी पड़ती है। लाइट, डेस्क, जी, ऐसा सब रिसोर्सेज तो चाहिए ना जी। तो कंप्यूटर, नो कंप्यूटर्स, नो इंटरनेट, नथिंग। कुछ नहीं, नथिंग। आपने तो देखा सब कुछ भी नहीं है। It's a little TV, but other than that, no other resources for a kid to grow up in. पर आपने जो घर दिखाया वहाँ कितने देर रहते थे? मैं तो जब आपके नाना जी थे तब से रह रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट 20 साल हो गए। ऑलमोस्ट लगभग 16 साल तो आप मान लीजिए। 16 to 20 years it's been, which is a very long time. और आपका वो बच्चा कितने साल का है? 11 साल का है। और कौन सी स्टैंडर्ड में जा रहे हो? 5th में गया। अच्छा, उसको कोई सब्जेक्ट पसंद है? इंग्लिश या मैथ? इंग्लिश मैथ्स। इंग्लिश या मैथ? अच्छा है। क्या कंप्यूटर का बहुत डिमांड करता है? मैंने कहा अभी नहीं बेटा, क्योंकि स्कूल में कंप्यूटर बताया जाता है ना, वो ड्राइंग करना, ये करना, वो करना, तो थोड़ा मतलब मैंने कहा ठीक है लेंगे कभी। हाँ, कंप्यूटर तो बहुत एक्सपेंसिव होता है ना, वो बहुत पैसा लगता है कंप्यूटर में। तो वो कंप्यूटर के लिए वो बोल रहा था, मैंने कहा ठीक है देखेंगे बेटा अभी पहले मैं मकान का निपटा लूँ, फिर 1-2 साल के बाद कंप्यूटर देख लेंगे। सागर भाई, अगर आप वो माइंड ना करें। नहीं मैं माइंड नहीं। तो ये जब तो आप मसाजे से देते हैं जी, तो अराउंड कितना मिलता है आपको एक साल में? एक साल में अराउंड मेरे को
आनंद इसमें क्या है कि करीब करीब 1.5-2 लाख की इनकम महीने साल की हो जाती है, जिसमें उसमें काफ़ी मैंने खर्चे, या ड्राइवर रखा हूँ, पेट्रोल का, फिर घर का खर्चा, फिर बच्चे का फीस वूस, ये सब मिला के थोड़ा मेरे को बचाना मुश्किल हो जाता है। तो सब खर्च हो जाता है? हाँ, लगभग तो हो ही जाता है। थोड़े बहुत 10-15-20 हज़ार रुपये बचते हैं। अब मकान ले रहा हूँ तो इसलिए मैं ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ कि चलो ठीक है, अब इसके लिए मेरे को थोड़ा ज़्यादा, पहले मैं थोड़ा 8 घंटे काम करता था, 12 घंटा करना शुरू कर दिया। 12 घंटे जी, एक दिन में? एक दिन में, क्योंकि मकान का पैसा तो निकालना पड़ेगा ना। हाँ, तो थोड़ा और वर्क करना पड़ेगा। Here we are at Sagar Bhai's new house. We're walking there right now. It still seems to be somewhat in construction. ये देखिए सारे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। तो सागर भाई, ये मकान एक और बार बोलें कि आपको कितना पे करना पड़ रहा है इसलिए? इसके लिए मेरे 3,30,000 रुपये। 3 लाख। तो आपको कितनी देर लगती है ये अपार्टमेंट अफोर्ड करने में? ये मेरे को अपार्टमेंट कम से कम ये लग जाएगा, अगर मैं अपने हिसाब से करूँगा तो मुझे हाँ। 5-6 साल लग जाएगा। 5-6 साल? हाँ, वो 3 लाख निकालने में। हाँ, तो बहुत देर। हाँ, तो उसके लिए सबसे वो भी मैं कर लेता। मैं पहले कोशिश ये कर रहा था कि सबसे पहले मेरे को अगर कहीं लोन मिल जाए, लेकिन इनका जो AMC वाले, अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाले जो हैं, इनको 10 महीने के अंदर पूरा पैसा चुकाना होता है। डैट इज ए मेजर प्रॉब्लम, डैट इज ए मेजर प्रॉब्लम। ऐसे ऐसे बनेंगे अभी, मतलब सब काम चालू है, ऐसे ऐसे बनेंगे। वाह, देखो वो फ्रेम, वो सेपरेट रूम किधर है, डाइनिंग कौन सा है, बता दो ना, किचन कहाँ रहेगा जरा बता दो ना। वो वहाँ किचन रहेगा, स्टैंडिंग किचन वहाँ रहेगा ना, वो बता। किचन ये वो रूम सोने के लिए, वो सेपरेट रूम है, और ये डाइनिंग मतलब बैठने के लिए, डाइनिंग में छोटा सा डाइनिंग। तो मेरे बच्चे के लिए सेफ हो गया ना आनंद? हाँ, एक इसमें तो बहुत और जगह है। हाँ, बहुत जगह है। और बाथरूम की तरफ मूवी दिखा दूँगा। The balcony. View. हो जाएंगे, और बच्चे का वो सेपरेट वाले में उसका डेस्क लगा देंगे, तो पढ़ाई लिखाई का काम चलता रहेगा, जो गेस्ट आएंगे घर बैठेंगे। तो 3 लाख रुपए इसमें क्या चाहिए, इससे ज़्यादा क्या चाहिए? हमको आई एम सो हैप्पी, इससे बड़ा हमको चाहिए भी नहीं। तो बस एक लास्ट क्वेश्चन है मेरे को, अगर कोई इंडिया में ब्लाइंड हो जाता है जी, तो उनके आपके पास कोई एडवाइस है कि कुछ कहना चाहते हैं लोग? हाँ बिल्कुल, अगर इंडिया में हो या ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी कोई ब्लाइंड हो, तो मैं तो यही चीज़ें उसको एडवाइस दूंगा कि ठीक है, ब्लाइंड हो गया वो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन कम से कम वो पढ़ लिख के कम से कम लाइफ में खुद अपने ऊपर अगर वो स्टेबल करने की कोशिश करे तो ज़्यादा अच्छा। उसको पढ़ने के लिए ज़्यादा मतलब उसको प्रेरित किया जाए, नहीं उसको ज़्यादा फोर्स किया जाए, उसको समझाया जाए कि नहीं बेटा तुम कुछ कर सकते हो। तो ही क्योंकि ऑलरेडी ब्लाइंड तो ऑलरेडी वो नर्वस हो ही जाते हैं, तो उनको हिम्मत की ज़रूरत होती है आगे बढ़ने के लिए। और ब्लाइंड लोग भी वर्क कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। जी जी जी। I just wanted to take some time to give my personal reflections on our day today. We were able to visit Sagar Bhai's old home, the homies visiting, and we've also visited the Blind People's Association. So my final reflections on our journey so far. So I just wanted to start off by saying that after spending a day with Sagar Bhai, I've grown a whole lot more respect for him. Not just because of all the hardships he faced, being incredibly poor, having a really poor background, and then becoming blind, having to watch himself slowly lose his eyesight, but also because, he had to go through the public education system. He also spent a couple years in public school with people that could see, and the hardships he faced trying to keep up with those people, along with, just rising up from poverty and actually getting a job and sustaining himself. So it's not just those hardships, but I respect him because of his attitude. He's still a happy person. He's a thankful person. And what surprised me the most is how much of an ambitious person he is. He wants to achieve a lot. In order to afford this new house, he went from working 8 hours a day to 12 hours a day. He tried to take a loan from the bank. He's a really ambitious and smart individual, and I really think that he has gone really far in life. Getting himself educated and becoming a masseuse even though he was blind. I really respect him for all that he's been able to do and how thankful he is. He never once complains about being blind. He seems really happy with what he has. And that just really, really struck me with how much we have today and, how much of that he doesn't have access to, how still happy he is. Because when I asked him,
why, what are some of the other reasons that you want to buy this new house? And he said that he wouldn't mind living in the house that he lived in for 16 years, except for that, his son, who's in 5th grade now, has to study in the same place in which he sleeps, in the same place in which he, eats food and goes to the bathroom. For his son, he wants to get a bigger place so he can have his own desk, so he can have some extra light to read. And that was something else that got to me. He wouldn't mind living in that same place that he has been for the last 16 years. So these are really things that I didn't really anticipate learning about, but just talking with him the whole day was something I really got to know. And the other thing that amazes me is that there's so many people like him. Globally, there are 37 million blind people. To put that number in perspective, if there were that many blind people in the US, it would mean that 1 in every 10 people is blind. Like, out of every 10 people that you meet, 1 of them would be blind. That's how much blindness it is. And 40% of that is in the US. So that's almost half of the global world blind population lives here in India. India. I say the US and India. And out of that, 75% of people have reversible blindness, which means, like Sagar Bhai, if they were given a certain surgery at a certain time, they could have been saved from being blind, but only because they didn't have access to the funds, they're blind. This is the kind of goal that Empower the Blind strives to achieve. It strives to help these people that with a little bit of extra income, with a little bit of help, they can completely change their lives. So hopefully you enjoyed this video, you were able to understand it well, and you learned something, as I definitely have. Our final send-off to Sagar Bhai. Sagar Bhai, would you like to say anything? Any last words? कुछ कहना चाहेंगे आप वो finally? हाँ जी, थैंक यू द एम्पायर ब्लाइंड और डोनेट फ्यूचर।